हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद अजय में। तो दोस्तों, हम जो है एमपी का इतिहास हमारी सीरीज जो चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों चंदेल वंश। और आपको पता ही है, चंदेल वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एमपीपीएससी और बाकी एग्जाम्स में, क्योंकि इसका इतिहास में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो इसी को हम कवर करने निकले हैं, तो पूरा कवर करेंगे इतिहास की सीरीज को। प्लीज आपसे वही गुजारिश है कि आप सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, और हमारा साथ दें। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ठीक है, चंदेल वंश ये जिजाक भुक्ति कहलाते हैं दोस्तों, क्योंकि जिजाक भुक्ति का मतलब है कि बुंदेलखंड वाला जो इलाका है वही वाला। ठीक है, तो बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश में है, जैसे दतिया है ना, दतिया सागर वाला इलाका, और ये निवाड़ी टीकमगढ़, तो ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, यही बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। और उत्तर प्रदेश में जो झांसी है, ललितपुर है, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन वो आते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो चंदेल वंश का शासन इस पूरे क्षेत्र में था, मध्य प्रदेश के। और कब? 9वीं शताब्दी में था, 9वीं सदी में प्रारंभ में जो बुंदेलखंड है ना। और इसका संस्थापक कौन माना जाता है? तो जो चंदेल वंश का संस्थापक है वह नन्नुक माना जाता है, नन्नुक। तो चंदेल वंश की स्थापना किसने करी दोस्तों? तो वह नन्नुक ने करी थी। ठीक है, और अपनी राजधानी महोबा को बनाया था। महोबा अभी भी है, ये उत्तर प्रदेश में एक जिला है महोबा। तो महोबा को अपनी राजधानी बनाया किसने? नन्नुक ने। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि चंदेल वंश का पहला शासक कौन था, तो उसका नाम था नन्नुक। और कब स्थापना करी? तो 9वीं शताब्दी में करी। किस क्षेत्र में की गई? तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में की गई। ठीक है, वास्तविक रूप से जो चंदेल थे वह गुर्जर प्रतिहार जो थे उनके सामंत थे। गुर्जर प्रतिहार हमने आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया, नाग भट्ट वगैरह है ना, बहुत सारे शासक पढ़ाए आपको, मिहिर भोज वगैरह, जो उज्जैन के मुख्य निवासी थे, है ना। प्रतिहारों का जो शासन था वह उज्जैन से संचालित होता था। बाद में इन्होंने कन्नौज पर शासन कर लिया था। उन्हीं के सामंत थे चंदेल। जब प्रतिहारों का शासन कमजोर पड़ा, तो चंदेलों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और आगे चल के स्वयं का अपना एक वंश स्थापित कर लिया, शासन स्थापित कर लिया। कौन से क्षेत्र में किया? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। किसने किया? नन्नुक ने किया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि जहां मिश्रित मृदा है, मिश्रित मतलब जहां पर काली, लाल, पीली तीनों प्रकार की मृदा मृदा मिट्टी पाई जाती है, उसी क्षेत्र में, और विंध्याचल पर्वत जो होता है उसी क्षेत्र में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था, मध्य प्रदेश के विंध्याचल वाले क्षेत्र में। ओके, और चंदेलों को राजपूतों के 36 राजवंशों में से एक माना जाता है। तो जो राजपूत के 36 वंश है ना, कितने? 36 जो वंश है राजपूतों के, उन्हीं में से चंदेलों को एक माना जाता है। लेखों में इन्हें चंद्रात्रेय ऋषि का वंशज कहा जाता है। तो जो लेख है, बहुत सारे अभिलेख हमें मिले हैं, तो उसमें जो चंद्रात्रेय एक ऋषि था, उसी का वंशज चंदेलों को माना जाता है। ठीक है, जो आत्री के पुत्र थे, जो ऋषि थे आत्री, उनका पुत्र माना जाता है किन्हें? चंदेलों को। वागपति राज वागीपति राज नन्नुक के पश्चात उसका पुत्र वागपति राजा बना। तो जो नन्नुक था उसका पुत्र कौन आया? वागपति राज। जो नन्नुक का पुत्र था बाद में यही राजा बना, वागपति राजा। वागपति अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। अपनी वीरता से इसने अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार कर लिया था दोस्तों। किसने? वागपति ने। ठीक है, जो विंध्य पर्वत का पूरा क्षेत्र है, जो रीवा, पन्ना, सतना, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र इसने अपने कब्जे में कर लिए थे वागपति ने। ठीक है, विंध्य पर्वत को उसका आनंद धाम कहा जाता था। तो आनंद धाम, विंध्य पर्वत को आनंद धाम किसके शासन काल में कहा जाता था? वागपति के शासन काल में, क्योंकि इसने अपना क्षेत्र बहुत ही विस्तृत कर लिया था। बढ़ते हैं आगे। वागपति का पुत्र हुआ जय शक्ति, जिसका नाम था जिजाक, और इसी के नाम पर जो बुंदेलखंड है उसका नाम क्या रखा गया? जेजाक भुक्ति रखा गया। बुंदेलखंड का जो एक क्षेत्र है वो जेजाक के नाम पर ही जेजाक भुक्ति रखा गया। ठीक है, विजय शक्ति बाद में जो शासक बना, विजक, इसने आसपास के कुछ क्षेत्रों को जीतकर चंदेल साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। इसने किया विजय शक्ति ने। ठीक है, विजय शक्ति के पुत्र राहिल ने महोबा को जीता था। जो विजय शक्ति का एक और पुत्र था कौन? राहिल। इसने महोबा को क्या करा था? विजय बनाया था बाद में। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। राहिल राहिल का पुत्र हुआ हर्षदेव। कब हुआ?
900 से 925 ईस्वी के मध्य इसका शासन रहा। राहिल के पुत्र हर्षदेव का, इसने भी शासन किया बुंदेलखंड के क्षेत्र पर। और बाद में चलकर हर्ष का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था यशोवर्मन, बहुत ही प्रतापी शासक बनाए बाद में। यशोवर्मन किसका पुत्र था? हर्ष का। कन्नौज के प्रतिहारों को समाप्त किया इसने, जो कन्नौज के प्रतिहार थे उसको समाप्त किसने किया? यशोवर्मन ने। राष्ट्रकूटों से कालिंजर का दुर्ग जीता तथा मालवा के जो चेदी थे उनको अपने अधीन कर लिया। तो मालवा के चेदियों को अपने अधीन करा किया गया। और कालिंजर का दुर्ग भी जीता इसने राष्ट्रकूटों से। और कन्नौज के जो प्रतिहार थे उसको भी हराया। किसने हराया? यशोवर्मन ने। और यशोवर्मन कब से कब तक रहा? तो 925 से लेकर तो 954 के मध्य इसका शासनकाल रहा। लगभग 25 से 29 साल के मध्य इसका शासन रहा यशोवर्मन का, मतलब प्रतापी शासक था यशोवर्मन, जिसे हम लक्ष्मण वर्मन के नाम से भी जानते हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो खजुराहो में जो विष्णु मंदिर है दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कि खजुराहो विश्व प्रसिद्ध है और पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकसित है, क्योंकि चंदेल शासकों ने जो निर्मित करवाया यहाँ पर मंदिर और बाकी चीजें, वो वैश्विक स्तर पर भारत को आकर्षक बनाती है, मध्य प्रदेश को आकर्षक बनाती है। और हर साल लाखों जो है पर्यटक यहाँ पर आते हैं देखने खजुराहो के मंदिर। उसमें से जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन ने करवाया था, जिसका एक और नाम क्या था? लक्ष्मण वर्मन। ठीक है। उसने बेकुंड की वह चतुर्भुज मूर्ति स्थापित की, जिसे उसने प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त किया था। तो जो प्रतिहार शासक था कौन? देवपाल। उससे इसने कौन सी मूर्ति प्राप्त करी? चतुर्भुज की। और यही मूर्ति इसने यहाँ पर स्थापित की खजुराहो में। ठीक है। तो ये याद रखें आप कि जो विष्णु मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था, चतुर्भुज की जो मूर्ति है वह इसने देवपाल जो प्रतिहार शासक था उससे प्राप्त की। यह मूर्ति कहां से लाया गया था? मूलतः तिब्बत के राजा से प्राप्त हुई थी। किसको? देवपाल को। और देवपाल से किसने प्राप्त करी? यशोवर्मन ने। ठीक है। तो तिब्बत से लाई गई थी मूर्ति, चतुर्भुज मूर्ति। अगला राजा है राजा धंग। और अब आते हैं बहुत फेमस राजा। यशोवर्मन का उत्तराधिकारी बना कौन? पुत्र धंग। चंदेल शासकों में सबसे महान बना राजा धंग। 954 से 1002 ईस्वी तक इसका शासन था राजा धंग का। उसने कुछ समय पश्चात अपने को प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त घोषित कर दिया और उनके पूर्वी राज्य पर अधिकार कर लिया। तो राजा जो धंग था, वैसे यशोवर्मन ने भी किया, प्रतिहारों को हराया, परंतु अभी भी यशोवर्मन जो है अपने आप को पूर्ण रूप से आजाद नहीं कर पाया था। किससे नहीं कर पाया था? तो प्रतिहारों से, क्योंकि प्रतिहारों के सामंत थे। कौन सामंत थे? तो वो सामंत थे किसके? प्रतिहारों के। कौन? चंदेल। लेकिन जो राजा धंग आया बाद में, इसने पूर्ण रूप से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और एक स्वतंत्र शाखा का निर्माण किया बुंदेलखंड में राजा धंग ने, और बहुत ही प्रतापी शासक बना। ठीक है। इसने पूर्वी राज्य पर अधिकार कर लिया, जितने भी पूर्वी राज्य थे, ठीक है, उन पर भी इसने अधिकार करा। कालिंजर पर अपना अधिकार सुदृढ़ करके उसने अपनी राजधानी कालिंजर को बना लिया। पहले इनकी राजधानी कौन सी थी? महोबा। तो बाद में इन्होंने कालिंजर को मजबूत बनाया। कालिंजर पर इनका अधिकार हो चुका था यशोवर्मन के समय, परंतु अब इन्होंने सुदृढ़ बना लिया और अपनी राजधानी बना दिया। किसको? कालिंजर को। इसके बाद इसने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार कर लिया। किसने? राजा धंग ने। इसने पाल शासकों से बनारस को छीन लिया। बनारस उत्तर प्रदेश में, इसको भी छीन लिया इसने पाल शासकों से, तथा कुंतल, कौशल और आंध्र के शासकों से युद्ध किया। तो कुंतल, कौशल और जो आंध्र प्रदेश के शासक थे उनसे लगातार युद्ध किया इसने। किसने? राजा धंग ने। और विजय भी प्राप्त करी। बढ़ते हैं आगे। इसने हिंदूशाही शासक, क्या नाम इसका? जयपाल। हिंदूशाही शासक कौन? जयपाल। तो जयपाल जो था हिंदूशाही शासक, और सुबुक्तगिन जो था इस अरब आक्रमणकारी था, अरब आक्रमणकारी था सुबुक्तगिन। इसने आक्रमण किया जब भारत पर, तो इसने जयपाल को मदद में भेजी। किसको भेजी? जयपाल को। ठीक है। किसने? राजा धंग ने। धंग ने ललित कलाओं एवं विद्वानों को संरक्षण भी दिया। बुंदेलखंड जो खजुराहो है उसमें अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। किसने करवाया? धंग ने। इसके जो पिता थे यशोवर्मन, उन्होंने भी विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, और धंग ने भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। धंग ने 100 वर्ष से अधिक आयु होने पर, मतलब ये 100 साल जिया, मतलब कुल मिलाकर अपनी पूरी उम्र जिया धंग। और जब 100 साल से अधिक इसकी आयु हो गई तो इसने अपने आप को गंगा यमुना के संगम, कहां पर है? गंगा यमुना का संगम प्रयाग में, प्रयाग मतलब इलाहाबाद में। ठीक है। वहां पर क्या कर ली? जल समाधि ले ली राजा धंग ने।
धंग ने ललित कलाओं और विद्वानों को संरक्षण दिया। धंग एक विजेता के साथ ही उच्च कोटि का निर्माता भी था। उसके शासन काल में क्या निर्मित हुए? खजुराहो के अनेक मंदिर निर्मित हुए, जिसमें फेमस कौन कौन है? एक है पार्श्वनाथ मंदिर और एक है विश्वनाथ मंदिर। तो पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर की जो स्थापत्य कला है उसका निर्माण किसने करवाया? राजा धंग ने करवाया। और इसने जयपाल को सुपुत्रगिंज जो था उसके खिलाफ सहायता भी प्रदान करी थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आता है अगला राजा, राजा गंड। 1002 से 1017 ईस्वी तक इसका शासन रहा, लगभग 15 साल राजा गंड का। ये धंग का पुत्र था, एक योग्य शासक हुआ। इसने अपने पुत्र विद्याधर, तो राजा जो गंड है इसका पुत्र हुआ बाद में कौन? विद्याधर। विद्याधर को कन्नौज के भगोड़े प्रतिहार शासक, राज्यपाल, मतलब मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण किया भारत पर तो उससे डरकर ये जो भगोड़ा शासक कौन? राज्यपाल, कन्नौज से भाग खड़ा हुआ, मतलब हथियार टेक दिए इसने। तो उसको गुस्सा आ गया राजा गंड को, क्योंकि ये अपने आप को राजपूत समझते थे ना, राजपूत थे ये, अपने आप को योद्धा समझते थे। और ये समझता था कि भारत के योद्धा अगर विदेशी शक्तियों के सामने घुटने टेककर खड़े हो जाएंगी तो ये तो भारत का अपमान है, पूरे भारतवर्ष का अपमान है, पूरी राजपूत वंश का अपमान है। अर्थात जो राजा गंड था इसने इस भगोड़े शासक, क्या नाम था इसका? राज्यपाल, इसका वध कर दिया, क्योंकि इसका दिमाग खराब हो गया था राजा गंड का कि कैसे कर सकता है राज्यपाल, भाग सकता है युद्ध के मैदान से? हमारी आन बान शान को डुबो कर रख दिया इसने, प्रतिहार शासक राज्यपाल ने। तो राजा गंड ने इसका वध कर दिया। गंड ने अपने शासनकाल के समय खजुराहो में जगदम्बी नामक विष्णु मंदिर तथा चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो चित्रगुप्त मंदिर और जगदम्बी नामक एक विष्णु मंदिर है, दोनों का निर्माण किसने करवाया? वो राजा गंड ने करवाया। और चित्रगुप्त जो नामक मंदिर है यह सूर्य मंदिर है, सूर्य भगवान को समर्पित है ये। ठीक है, तो राजा गंड एक प्रतापी शासक रहा। अगले आते हैं विद्याधर। यही जो विद्याधर है यह भी बहुत ताकतवर शासक हुआ चंदेल शासकों में। और मोहम्मद गजनवी जो था उसने फिर से आक्रमण किया भारत पर और उसका सफलतापूर्वक सामना किया। किसने? विद्याधर ने। 1017 से तो 1029 तक लगभग 12 साल इसका शासन रहा। इसने मालवा के परमार शासक कौन? भोज, राजा भोज था ना परमार शासक, राजा भोज, और त्रिपुरी का कलचुरी शासक था गांगेय देव, दोनों को हराया, दोनों को बुरी तरह से कूटा, बहुत बुरी तरह से मारा इनको, घर में जाकर रोए थे बाद में ये। राजा भोज और त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेय देव, दोनों को मारा इसने विद्याधर ने। ठीक है, दोनों को हराया युद्ध में। विद्याधर ने न सिर्फ मोहम्मद गजनवी से राज्य की सुरक्षा की अपितु क्या करा? हिंदू संघ की सहायता भी करी इसने। हिंदू संघ को निर्मित किया ताकि विदेशी शक्तियों को हराया जा सके। इस संघ से भाग आए प्रतिहार राजा राज्यपाल की उसने हत्या कर दी। किसने करी थी हत्या? विद्याधर ने। और किसके कहने पे करी? तो राजा गंड जो था, अपन ने पिछला पढ़ा, इसका पिता, उसके कहने पर इसने राज्यपाल की हत्या कर दी थी। मोहम्मद गजनवी ने संधि उपरांत, जो मोहम्मद गजनवी था इसने फिर संधि कर ली विद्याधर से, मित्र बनकर रहा और 15 किले इनाम में दिए थे। किसको? राजा विद्याधर को। कंदरिया का जो महादेव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? विद्याधर ने करवाया था। ठीक है, जो राजा गंड का पुत्र था। तो मतलब जो विद्याधर या चंदेल शासक समय समय पर जो भी आए, ये इन्होंने निर्माण पर भी बहुत ध्यान दिया और अपनी शक्ति को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया और विदेशी शक्तियों को भी हराया। यही इनकी बहुत बड़ी खासियत थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला आता कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन था 1060 से 1100 ईस्वी तक इनका शासन रहा। कृष्णामित्र रचित प्रबोध चंद्रोदय। तो कृष्णामित्र एक साहित्यकार थे, इन्होंने अपनी एक रचना लिखी, उस रचना का नाम क्या था? प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय ये नाटक है, इसकी रचना करी थी कृष्णमित्र ने। किसके समय में? कीर्तिवर्मन के समय में। चंदेल शक्ति का पुनरुत्थान किया और कीर्तिवर्मन ने सोने के सिक्के भी चलाए। तो ऐसा कौन सा शासक था चंदेल शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए? तो नाम था कीर्तिवर्मन। नाम में छिपा है कीर्ति। कीर्ति मतलब जो यश में जीता हो, और जो यश में जीता है वही सोने के सिक्के चला सकता है, बाकी तो नहीं चला सकते। बढ़ते हैं आगे। मदन वर्मन अगला शासक हुआ, मदन वर्मन। तो मदन वर्मन के समय विदिशा पर चंदेलों ने पुनः आधिपत्य कर लिया था, क्योंकि अनेक राजाओं ने, जो दूसरे राजा थे जैसे परमार थे, बाकी और थे, उन्होंने अपना शासन स्थापित कर रखा था। तो मदन वर्मन आया और वापस से विदिशा को जीता इसने और चंदेलों का आधिपत्य यहाँ पर स्थापित किया। इसकी जानकारी हमें मिलती है कहां से? विदिशा से एक अभिलेख मिलता है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि मदन वर्मन
जो एक कौन सा शासक था, जो एक था चंदेल शासक, उसने विदिशा पर अपना पुनः आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया। इसमें यह उल्लेख है कि मदन वर्मन ने राहुल शर्मा नामक, एक राहुल शर्मा था नामक ब्राह्मण को 10 हल भूमि दान में दिए। ब्राह्मण को कितने? 10 हल। 10 हल, हल मतलब क्या था? हल मतलब एक भूमि की माप थी, ये सभी होता ना, बीघा, एकड़। उसी प्रकार से उस समय चंदेलों के समय में हल जो थी वह भूमि भूमि की एक माप थी, ठीक है। तो 10 हल नाम 10 हल भूमि दान में दी, किसको? राहुल शर्मा नामक ब्राह्मण को। ये फैक्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको ध्यान में रखें। रीवा जिले के त्योंदर, त्योंदर आपको पता ही है, प्राचीन नाम है रीवा का, और त्योंदर हमें जो है पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में भी याद दिलाता है। त्योंदर जो है वो मौर्यकालीन बहुत सारे अभिलेखों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराता है। तो रीवा जिले से त्योंदर जो तहसील है के पनवार नामक ग्राम में मदन वर्मन द्वारा जारी चांदी के 48 सिक्के हमें प्राप्त हुए, चांदी के। और इसका बाप जो आया था कीर्ति वर्मन, उसने सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला आता है परमार्दी देव, परमार्दी देव एक चंदेल शासक था। परमार्दी देव एक 1165 से 1200 ईस्वी तक इसका समय काल रहा। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है दोस्तों? मदन वर्मन का पोता था ये परमार्दी देव। और सबसे बड़ी बात कि इसके दरबार में 2 सेनापति थे, बहुत खतरनाक सेनापति थे। क्या नाम था उनका? आलाउदल। आलाउदल, 2 सेनापति थे इसके दरबार में। आलाउदल की गुफाएं दोस्तों सतना में, उधर आप जाना कभी तो पता चलेगा, सतना में इनकी गुफा भी है। और आलाउदल इतने प्रतापी शासक सेनापति थे, इतने योद्धा थे महान, कि पृथ्वीराज चौहान को टक्कर दी इन्होंने, ठीक है। परंतु परमार्दी देव परमार राजा के समय में पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया 1182 ईस्वी में, और आलाउदल इस युद्ध में मारे गए। खैर उन्होंने भयानक युद्ध लड़ा, जो इनके साले ही थे ना, परमार के साले थे आलाउदल, और योद्धा भी थे। इनको हराया, परमार्दी देव परमार की हार हुई, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। अंततः जो कुतुबुद्दीन ऐबक था 1202 में इसने क्या करा? इसको मार दिया परमार्दी देव परमार को, और कालिंजर दुर्ग पर गुलाम वंश का जो है कब्जा हो गया। गुलाम वंश था ना कुतुबुद्दीन ऐबक का, इनका शासन स्थापित हो गया। जगनिक जो इनका दरबारी कवि था, किसका? परमार्दी देव परमार का, है ना, दरबारी कवि था। इसने आलाउदल के ऊपर इसकी 52 लड़ाइयां हुई ना, जो आलाउद्दीन ने 52 लड़ाइयां लड़ी थी, उनके बारे में अपनी पुस्तक में, रचनाओं में वर्णन किया है, ठीक है। आलाखंड नाम है उस पुस्तक का, आलाखंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और पृथ्वीराज चौहान ने भी आक्रमण किया, और जो था मोहम्मद क्या नाम था, गोरी, उसने भी इनके समय में आक्रमण किए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी आक्रमण किया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर इसकी हत्या कर दी, ठीक है। आगे अगला है त्रिलोक्य वर्मन। त्रैलोक्य वर्मन, ये इसका शासन रहा करीब 1203 से 1250 तक, और बहुत लंबा शासन किया इसने, 1947 तक शासन किया। इसके पिता कौन थे? परमार्दी देव, ठीक है। उसने तुर्कों को पराजित कर कालिंजर को पुनः जीत लिया। तुर्क जो थे ना, तुर्क कौन थे? तुर्क यही कुतुबुद्दीन ऐबक वाले शासक, इनको हराया और कालिंजर पर पुनः आक्रमण कर दिया, पुनः विजित बना लिया। इसके अतिरिक्त इसने रीवा को जीता, दाहल मंडल जो बघेलखंड है उसको अपना अधिकार, उसके क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। त्रिलोक वर्मन का पुत्र आया वीर वर्मन, जिसने 1250 से 1286 तक शासन किया, लगभग 36 साल शासन किया। वीर वर्मन का उत्तराधिकारी हुआ भोग वर्मन, जिसने अजयगढ़ कहां पर है? पन्ना को अपने क्षेत्र में मिला लिया। चंदेलों का जो अंतिम ज्ञात शासक है उसका नाम है हमीर वर्मन। हमीर 1288 से 1330 तक इनका शासन रहा। चरखारी एक शिलालेख मिलता हमें, उसमें हमीर देव को कालिंजर राधापति की संज्ञा दी गई है। अजयगढ़ से हमें एक सती शिलालेख भी मिलता है, सती का होने का। अजयगढ़ का है? पन्ना में। कुछ स्त्रोतों में कीरत सिंह को अंतिम चंदेल शासक बताया गया है। कुछ स्त्रोत बताते हैं कि जो कीरत सिंह है वह चंदेल वंश का अंतिम शासक था, पर कुछ शासकों के में जो हमीर वर्मन है इसको माना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कुछ इंपोर्टेंट तथ्य हैं जो याद रखना जरूरी है। कौन कौन से हैं? तो वह है, चंदेल अपने को चंद्र देवता तथा हेमवती गढ़वाड़ राजा के राजपुरोहित की पुत्री
की संतान मानते थे। चंदेलों का जो मूल निवास है वह है मनियागढ़। मनियागढ़ का है मूल निवास छतरपुर। छतरपुर में इनका मूल स्थान माना जाता है। इनकी राजधानी है खजूरवाहक। खजूरवाहक का मतलब है खजुराहो। खजुराहो के मंदिर छतरपुर तथा भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ में है, जो चंदेल शैली में निर्मित है। ठीक है, एक छत्तीसगढ़ में मंदिर बनवाया इन्होंने, भोरम देव का मंदिर चंदेलों ने। खजुराहो में तो बनवाए, छत्तीसगढ़ में बनवाए। अंतिम जो स्वतंत्र चंदेल शासक था उसका नाम क्या था? परमार्दी देव, जिसकी हत्या उसके मंत्रियों ने कर दी, परंतु किसके कहने पर करी? वो करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर। 1183 के अभिलेख में उसे दर्शनाधिपति, किसे? परमार्दी देव को दर्शनाधिपति कहा गया। अलाउद्दीन ने चंदेल का पूर्णतः समाप्त कर दिया, चंदेलों का। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी लोगों से वही विनती है कि आप सभी लोग इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा कंटेंट और हमारा पढ़ा हुआ आपको कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर आप सभी लोगों की इच्छाएं पूर्ण करे, जो अच्छी इच्छाएं हैं। ठीक है।